व्हाट्सएप ग्रुप पढ़िएगा ना तो ऐसा लगता है कि देश में चर्चा नहीं हो रही है। ये बॉर्डर खिंच गया है व्हाट्सएप ग्रुप के भीतर। साथ में बैठने वाले लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। और ये परिस्थिति जब मैं देखता हूं तो मुझे अंग्रेजों के जमाने की याद आती है कि अंग्रेज कितनी चालाकी से गाय का मांस मंदिरों में फिकवा कर, सुअर का मांस मस्जिदों में फिकवा कर इस देश को आपस में लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान करवाते थे और आराम से अपना राज चलाते थे। ये तरकीब इस देश की जो आज की सरकार है अंग्रेजों से सीखा है। फूट डालो और राज करो, ये भी हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं और देश के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि देश की 70% संपत्ति, 100 में से 70% इस देश के मात्र 67 लोगों के पास है। 67 लोगों के पास 67, 70% संपत्ति। और बाकी जो पूरी की पूरी आबादी है वो आबादी दिन रात अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। जो नौजवान है वो नौकरी, जिसको नौकरी मिल गया है वो जो है लड़का लड़की खोज रहा है और लड़की लड़का खोज रहा है। जो ब्याह कर लिया है वो बाल बच्चा पैदा करने की चिंता में है और जिसको बाल बच्चा हो गया वो स्कूल के एडमिशन कराने की चिंता में है। जिसका बाल बच्चा स्कूल से पास कर गया वो कॉलेज के एडमिशन में परेशान है और जिसका कॉलेज से पास आउट कर गया वो नौकरी ढूंढने में परेशान है। ये पूरा का पूरा एक चक्र बना हुआ है और इस चक्र में हमारी जिंदगी फंसी हुई है जहां हम सरकार से सवाल ना पूछ सके, इन नीति से, इन नियत से प्रश्न ना कर सके, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत है। इसीलिए हमको आपस में कभी जात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है। हम ये सोच ना सके कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि तमाम मेरिट होने के बावजूद हम अपने भाग्य को दोष दें। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। लड़का दिन रात जो है फील्ड में जाकर के दौड़ता है, हाइट अपना पूरा करता है, छाती नपवाता है, दौड़ता है, कसरत करता है और जब बहाली के लिए जाता है तो किसी बहाली में कहेगा कि नाक का हड्डी टेढ़ है, किसी में कहेगा अंगूठा का हड्डी टेढ़ है। और 3 लाख रुपया देने पे सब सोझा कैसे हो जाता है? तो ये भाग्य का दोष है, ये भाग्य का दोष नहीं है, ये नीति और नियत का सवाल है। और नीति और नियत पे हम प्रश्न ना कर सके, अपने भाग्य को कोसते रहें, ऐसा हमारा स्वभाव बना दिया गया है। तो एक सवाल हमारे मन में आता है कि हमारा क्या दोष है कि हमारे बाबूजी तड़ीपार नहीं हुए, हमारे बाबूजी पे दंगा कराने का केस नहीं हुआ और हमारे बाबूजी देश के गृह मंत्री नहीं हुए, तभी जो है हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं बन पाए। प्रश्न करके देखिए और सोच करके देखिए, क्या मेरिट है भाई अमित शाह के बेटा जय शाह का? यही ना कि उसका बाप अमित शाह है, यही मेरिट है। इस देश के जो बाकी नौजवान हैं जिनके सपने, कोई गिटार बजाना चाहता है, कोई हारमोनियम बजाने के लिए सीखना चाहता है, कोई माउथ ऑर्गन बजाना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, ये हमारे सपने हैं। लेकिन हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, इसलिए हमारे दिमाग में टीवी के माध्यम से और व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से जहर भेजा जाता है। ये सवाल कोई हमको नहीं बता रहा है कि आखिर 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है वो परेशान है कि नौकरी नहीं मिल रहा है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 5 साल में 3 करोड़ 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। नहीं, ताली बजाने वाला बात थोड़ी है, शर्म की बात है भाई, ताली बजाने वाला बात है। और यही स्थिति रही तो 2020 में 18 लाख लोगों की और नौकरियां चली जाएगी। ये हमारा बुनियादी सवाल है। दिन रात घर में क्या चर्चा होता है? देखिए ना, एक महल में नहीं गुजारा हो रहा है,
किसी तरह से पैसा बचाते हैं तो एक महल और ठोक देते हैं। पहला बेटी का लड़का खोजने में परेशान है, उस पर कर्जा हो गया है, ब्याह होते होते जो है दूसरा बेटी का लड़का खोजने माए बाप परेशान हो जाते हैं। ये जीवन की समस्या। उस पे सरकार क्या करती है, रोज बरोज एक नया बखेड़ा खड़ा करके अलग से लोगों को परेशान करती है। राजनीति अगर देश में होनी चाहिए तो वो लोगों के मुद्दों पे होना चाहिए कि अच्छे शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, अच्छी सड़कें कैसे बने, अच्छे अस्पताल कैसे बने, लोगों को रोजगार कैसे मिले, किसानों को उनके फसल का दाम कैसे मिले। इस पे राजनीति होनी चाहिए ना। लेकिन अगर इस पे राजनीति होगी तो बताइए, आपकी सरकार, हमारी सरकार सरकारी कंपनियों को बेच करके माल कैसे कमाएगी, कैसे माल कमाएगी? देश में अगर हिंदू मुसलमान का बहस नहीं होता रहेगा, देश एनआरसी पे नहीं उलझा रहेगा, तो एलआईसी बिक जाने पे कौन सवाल करेगा? कौन ये सोचेगा कि ऐसी कौन सी राष्ट्रवादी सरकार है भाई साहब जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है? सीधा हिसाब है, हमको बता दीजिए। सरकार जो माई बाप है सरकारी कंपनी का, माई बाप आप देखे हैं कि अपना बच्चा को भूख लगे, कहे पापा पापा दूध दीजिए, तो उसको चप्पल से मारे। अब पड़ोसी के बच्चा को गोदी में उठा के, पुचकार के, मुंह में फेयर एंड लवली लगा के, और दूध में बॉर्नवीटा 2 चम्मच दे करके उसको पिलाए। ये कैसी सरकार है भाई, जिसको सरकारी बीएसएनएल की चिंता नहीं है, जिसको सरकारी एयर इंडिया की चिंता नहीं है, जिसको राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे की नहीं है, जिसको सरकारी नौकरी करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी चिंता नहीं है। इस है ना, वर्दी पहन करके, हेलो, इनका पेंशन जो है, अच्छा बारी बारी से लेंगे, ये खड़ा होगा फिर वो ले लेंगे। लोकतंत्र में भी यही होना चाहिए, एक सरकार काम नहीं करे तो दूसरा बदल के ले आना चाहिए। अब आप हमको बताइए, ये जो सरकारी वर्दी पहन करके सब पुलिस के लोग खड़े हैं, ये सरकारी नौकरी करते हैं ना? कि नयका बहाली जिसका सब भी हुआ है ना, किन्हीं को पेंशन नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगा, राष्ट्रपति जी को पेंशन मिलेगा, एमपी एमएलए सबको पेंशन मिलेगा, सरकार को पेंशन मिलेगा, चाहे 5 दिन की सरकार क्यों ना हो, लेकिन पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन नहीं मिलेगा। इसको बेईमानियत कहते हैं सर जी, इसको बेईमानी ही कहेंगे ना। इसीलिए हम यह आह्वान आप तमाम लोगों से करने के लिए आए हैं कि ये वक्त है कि ये जो बेईमानी है, ये जो लोगों की मेहनत की लूट है, इस लूट के खिलाफ हमको अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एनआरसी का बखेड़ा खड़ा किया गया है, ये इसलिए खड़ा किया गया है कि देश के बुनियादी सवालों पे चर्चा नहीं हो। इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं कि हमारे सामने ये दोहरी चुनौती है। एक तरफ हमको नागरिकता बचाना है और दूसरी तरफ जो नागरिक हैं उनका जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आप सबके आत्मसम्मान की लड़ाई भी हमको लड़नी, ये दोनों लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। ये हमको समझना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में आज के डेट में ये एनआरसी लाई गई है। मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए हैं दूसरा बार, जैसे नहीं होता है एक सिनेमा सब में होता है पार्ट 1 पार्ट 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। तो ये तो सिनेमा तो है नहीं। अगर लोकतंत्र है, चुनाव होगा, तो मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री तो है नहीं। क्या बहादुर शाह जफर को कोट कर रहे थे शकील साहब, मुगलों के अंतिम बादशाह मोदी जी तो है नहीं। तो चुनाव होगा ना, चुनाव अगर होगा तो नया प्रधानमंत्री बनेंगे, तो चुनाव किस मुद्दे पे होगा? विकास का ढोलक फूट गया है। भाजपा के लोग भी आपको ये बात स्वीकार करेंगे कि नहीं, विकास तो नहीं हुआ है। तो आप पूछेगा कि खुश काहे हो, तो कहेगा कि मुसलमान सबको ठीक कर दिए हैं। तो हम पूछते हैं कि तुम अपना जीवन ठीक करने के लिए मोदी जी को वोट दिए थे कि मुसलमान सबको ठीक कर देंगे इसलिए मोदी जी को वोट दिए थे?
विकास की चर्चा आप कोई करने को तैयार नहीं है। बाजार में चले जाइएगा, महुआ बाजार में, और जो बैनर जलाया होगा ना, अगर उसके घर में किसान होंगे तो उसको पूछिएगा कि किसान की हालत क्या है। अगर सरकारी नौकरी करते होंगे तो पूछिएगा बताओ कि एक स्कूल में 2 मास्टर साहब क्यों हैं। गणित पढ़ाने वाला एगो मास्टर साहब को 65,000 रुपया और दूसरे मास्टर साहब को 15,000 रुपया क्यों मिलता है। पूछिएगा कि एक तरफ मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, दूसरे तरफ शिक्षकों ने हड़ताल क्यों कर रखा है। पूछिएगा उससे कि अगर करते होंगे करते होंगे तो नोटबंदी के बाद का जो धनतेरस था उसमें ज्यादा फायदा हुआ था कि कम फायदा हुआ था। ठेकेदार होगा घर में तो पूछिएगा कि ठेकेदारी में कमाई बढ़ गया है कि घट गया है। ये सब सवाल पूछिएगा। इन सब सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। सब जानता है कि जो गति पहले थी वही गति आज भी है। फर्क यही आया है कि हम स्कूल में प्रार्थना गाते थे, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। एक स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसके साथ जुमे का नमाज अदा करने वाला भी स्टूडेंट है और मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने वाला भी स्टूडेंट है। एक ही साथ जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे, हमारे घर आकर के वो दिवाली का लड्डू खा के आता था और उसके घर जाकर के हम ईद की सवैयां खाते थे। साथ में मिलकर के रेडियो पे गाना सुनते थे, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ऐसा क्या हो गया है कि हर व्हाट्सएप ग्रुप में युद्ध चल रहा है। एक दूसरे से भक्ति होने का, भक्त होने का, देशभक्त होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पढ़िएगा ना तो ऐसा लगता है कि देश में चर्चा नहीं हो रही है। ये वोट बॉर्डर खिंच गया है व्हाट्सएप ग्रुप के भीतर। साथ में बैठने वाले लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। और ये परिस्थिति जब मैं देखता हूं तो मुझे अंग्रेजों के जमाने की याद आती है कि अंग्रेज कितनी चालाकी से गाय का मांस मंदिरों में फिकवाकर, सुअर का मांस मस्जिदों में फिकवाकर इस देश को आपस में लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान करवाते थे और आराम से अपना राज चलाते थे। ये तरकीब इस देश की जो आज की सरकार है अंग्रेजों से सीखा है। फूट डालो और राज करो, ये भी हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं और देश के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब चुनाव हो तो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं हो, हिंदू और मुसलमान पे हो। और हिंदू और मुसलमान पे चर्चा होता रहे, इसके लिए हर वक्त एक नया मुद्दा का जरूरत है। 370 हो गया ना, राम मंदिर भी हो गया, लोगों के वास्तविक जीवन में क्या बदलाव आया? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान तो होना चाहिए ना। इसीलिए अमित शाह के खुराफाती दिमाग में ये खुराफात आया कि अगर पूरे देश में एनआरसी कर दिया जाएगा तो फिर नए मुद्दे पे हिंदू मुसलमान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बिहार में एक बात कही जाती है, मत बिगाड़ो बिगड़ेगा। बिगाड़ना नहीं चाहिए, भावना को साफ रखना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। जिनका दिमाग देश में दंगा फैलाने का हो, वही आज हम तमाम जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके ऊपर दंगा कराने का आरोप लगा रहे हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, डॉक्टर कफील खान जब चमकी बुखार हुआ था मुजफ्फरपुर में तो यूपी से चल करके आए और नौनिहालों की मदद कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं था कि नौनिहालों से जाकर के मिलें। आज उस डॉक्टर कफील खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया है। और सिर्फ डॉक्टर कफील को नहीं, गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल को कई मुकदमों पर फंसा करके जेल में रखा गया। आसाम के युवा नेता अखिल गोगोई को कई मुकदमों में फंसा करके जेल में रखा गया। और जो लोग आज लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और सबके आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि 8 साल और 10 साल के बच्चों के ऊपर सेडिशन और राजद्रोह का केस कर दिया गया है।
बताइए, ये सब कुछ अराजकता इस देश में की जा रही है, वो इसलिए कि पूरे देश में धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण किया जा सके। इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जैसे आसाम में एनआरसी हो रहा है, पूरे देश में एनआरसी कर दिया जाए। और इस आइडिया का नतीजा ये हुआ कि जब आसाम की एनआरसी की लिस्ट जारी हुई तो 19 लाख में से 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम काट करके हटाया गया। और इसके बाद ये फंस इसलिए गए कि इनका जो धर्म के आधार पर नफरत फैला करके वोट लेने का आइडिया था वो उल्टा पड़ गया। अब कैसे कहते कि धर्म खतरे में है? दिल्ली का चुनाव था तो दिल्ली में धर्म खतरे में था, उसके बाद धर्म के बादल जो है वो बिहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो वो बंगाल की तरफ चले जाएंगे। ये बहस देश में लगातार होता रहे, इसके लिए नई नई तरकीब निकाली जाती है। और जब 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम एनआरसी के तहत काटा गया, तब इनको यह आइडिया आया कि सीएए लेकर के आते हैं। अगर सीएए लेकर के आएंगे तो हिंदुओं के बीच में, गैर मुसलमानों के बीच में ये बात फैलाई जाएगी कि एनआरसी से आप चिंता मत कीजिए, अगर आपका नाम कट जाएगा एनआरसी से तो सीएए के तहत आपको नागरिकता दे दी जाएगी। बड़का झोल है भाई साहब इसमें। झोल ये है कि अव्वल तो ये पहले कहते थे एनआरसी को लेकर के व्हाट्सएप मैसेज आता था कि हिंदू लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है, ये तो मियां जी लोगों को ठीक करने के लिए लाया गया है, उनका घर द्वार ले लिया जाएगा और गरीब हिंदुओं में बांट दिया जाएगा। ये व्हाट्सएप मैसेज चलता था। जब आसाम की एनआरसी की लिस्ट जारी हुई तो लोग सवाल पूछना शुरू कर दिए हर ग्रुप में, क्या रे भाजपा वाला फोटो देते हैं और नागरिकता भी दे दें अब तुमको। तब ये लोग अपने आप को फंसते हुए देखे। कहते हैं ना बिहार में कहावत है, होशियार आदमी 3 जगह मांगता है। ये बेसी होशियार है, 4 जगह मांग गया, पहले गोड़ में, फिर हाथ में, फिर नाक में, फिर मुंह में, 4 जगह मांग गया। तब कहा कि अच्छा बॉस ही तो गड़बड़ा गया है, सब ग्रुप में जो है विरोध होने लगा है, सारा ये जो प्रोपेगेंडा है, दुष्प्रचार है, वो व्हाट्सएप के थ्रू चलता है। बोला बॉस गड़बड़ा गया है, सब व्हाट्सएप ग्रुप में लोग सवाल पूछ रहा है, अपना जो समर्थक है ना वही सब प्रश्न पूछने लगा है कि ये असम में आप लोग क्या कर दिए हैं। और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ही नहीं, असम का तो मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एनआरसी लिस्ट को हम नहीं मानते हैं। 1600 करोड़ खर्च होने के बाद असम का मुख्यमंत्री बोला कि इस एनआरसी लिस्ट को हम नहीं मानते हैं। अमित साहब की गर्दन फंस गई। प्रधानमंत्री जी को बचाव के लिए रामलीला में लीला करना पड़ा कि नहीं हम तो एनआरसी का बातें नहीं कर रहे हैं, जबकि एनआरसी की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो चुकी है और उसका पहला कदम है एनपीआर का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया है। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार भी इस एनपीआर का विरोध करे और बिहार विधानसभा में एनपीआर, एनआरसी और सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करे। इसीलिए ये रैली, ये जुटान हम लोग पटना के गांधी मैदान में करना चाहते हैं। अब 2 अलग अलग जगह 2 अलग अलग बात बोली जा रही है अपने समर्थक समूह को ये समझाने के लिए कि अगर कागज की छोटी छोटी गलती के तहत गैर मुसलमानों का नाम एनआरसी से कटेगा तो सीए के तहत उसको नागरिकता दे देंगे। एगो भाजपाई दोस्त हमारे पास आया, बोला कन्हैया तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारा नाम कन्हैया है ना, हम जानते हैं तुम्हारा भाषण सुने थे, तुम कहते हो कि मेरे बाबूजी का नाम जयशंकर है और अंग्रेजी में JAI भी जय होता है और JAY भी जय होता है। तुम्हारे सर्टिफिकेट में JAI है और छोटका भाई के सर्टिफिकेट में JAY है, तो अगर कोई एगो भाई का नाम कट जाएगा तो सीए के तहत नागरिकता ले लेना। तो हम बोले तुम तो ढक्कन न हो, दिल दिए हो ना भाजपा को, दिमाग है ना, कभी कभी सोचो उसको लेकर के कि ऐसा कैसे हो सकता है
कि बाप नागरिक हो, माँ नागरिक हो, एक भाई नागरिक हो और दूसरा भाई नागरिक नहीं होगा? और अगर वो सीए के तहत नागरिकता लेने जाएगा तो मान लो कि 6 साल के बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो पुश्तैनी जमीन जथा को कैसे साबित कर पाएगा कि मेरा पूर्वज का जमीन है? घर द्वार कैसे साबित कर पाएगा कि ये हमारे पूर्वज का घर द्वार है? इसका सबसे बड़ा संकट ये है कि सरकार के पास मात्र 30% लैंड का रिकॉर्ड है, मात्र 30%। 70% लैंड का रिकॉर्ड नहीं है। तो एक बार अगर एनआरसी के तहत कागज की छोटी छोटी गलतियों के आधार पर, और कागज का स्थिति क्या है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपके बाबूजी का स्पेलिंग कुछ और होगा, एमए के सर्टिफिकेट में बाबूजी का स्पेलिंग कुछ और होगा, आधार कार्ड पे जन्मदिन कुछ और लिखा रहता है और वोटर आईडी पे कुछ और लिखा होता है, नाम वोटर आईडी पे किसी और का रहेगा, फोटो किसी और का चिपका होता है। क्या पत्रकार साहब, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सबके साथ होता है, खाली मुसलमान के साथ नहीं होता है, हिंदुओं के साथ होता है। और खास करके जो गरीब आबादी है, जो मेहनत मजदूरी करने वाली आबादी है, पैदा कहीं और होते हैं और काम करने के लिए कहीं और जाते हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि बिहार के 50% लोग बिहार के बाहर जाकर के काम करते हैं। वो सब जो लोग बाहर रह रहे हैं, जब पूरे देश में एनआरसी होगा तो सब बिहारी लोग को वापस बिहार आकर के मुखिया जी से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि नहीं बनवाना करेगा कि हमारे बाबा के बाबा का ये नाम था। याद है दोस्त, अपने बाबा के बाबा का नाम देख लीजिए, हनुमान जी लॉकेटो पिन्हा हुआ है। ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला इस देश के जो गरीब लोग हैं उन तमाम लोगों को कागज की छोटी छोटी गलतियों के आधार पर अगर एनपीआर होता है, एनआरसी होता है, तो उनको अपनी नागरिकता से हाथ धोना पड़ेगा, अपनी नागरिकता गंवानी पड़ेगी। जहां तक सवाल है सीए के तहत दोबारा नागरिकता मिलने की, तो गणेश जी के मूड़ी पर हाथी का मूड़ी लगाया गया, उससे पहले गणेश जी का गर्दन भोला बाबा काट लिए थे ना त्रिशूल से। तो पहले नागरिकता आप लेना चाहते हैं तो नागरिकता आपको छोड़नी पड़ेगी ना, और नागरिकता जब छोड़ेंगे तो खाली नागरिकता नहीं जाएगी, नागरिकता भी जाएगी, बाप दादा का जमीन जथा भी जाएगा, घर द्वार भी जाएगा, नौकरी भी जाएगी, आरक्षण भी जाएगा, अब बैंक का खाता भी सील होगा। ये बात हम तमाम लोगों को समझनी पड़ेगी। नागरिकता के साथ वोट देने का अधिकार भी गंवाना पड़ेगा। इसीलिए ये पूरी की पूरी लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं, बल्कि हम तमाम लोगों की लड़ाई है, चाहे हमारा जाति कुछ भी हो, हमारा धर्म कुछ भी हो। और इस लड़ाई के पीछे जो असल साजिश है, उस साजिश को हमको समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा प्रक्रिया घुसपैठियों की पहचान के लिए नहीं, बल्कि अपने ही देश के नागरिकों को घुसपैठिया साबित करके उनकी संपत्ति हड़पने का प्रोग्राम है। यह बात हम तमाम लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस बड़ी लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। और इस लड़ाई में हमको इस बात का पूरा भरोसा है कि जब जनता एकजुट होकर के लड़ती है तो बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकती है। अंग्रेजों को लगता था कि फूट डालो राज करो की नीति पे चल करके वो इस देश पे राज करते रहेंगे, लेकिन गांधी बाबा आए, आधा धोती पहने और आधा धोती लपेटे, एक बात बोल करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको इतना शानदार संविधान दिया है, जिस संविधान की ये ताकत है कि जूता कंपनी का मालिक और जूता सिलने वाला का वोट बराबर होगा, फॉर्च्यूनर में चलने वाला और साइकिल पे चलने वाले का वोट बराबर होगा, डीजीपी और सिपाही जी का वोट बराबर होगा। जब इतना शानदार संविधान हमारे पास है तो इस संविधान की हम रक्षा करेंगे। और इस संविधान की तरफ आंख उठाने वाले किसी भी सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि तुमको अगर ये दावा है कि तुम 1 इंच पीछे नहीं हटोगे, 1 इंच तो क्या पूरी जमीन तुमसे वापस लेंगे, अपने संविधान के अधिकार की रक्षा करेंगे और तुमको भागना पड़ेगा, तुमको देश छोड़ करके जाना पड़ेगा, जैसे विजय माल्या भाग करके गया है। ये मुल्क हमारा है, हम
हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए जान गंवाई है, इस मुल्क को हम बंटने नहीं देंगे। एक बार ये देश बटा है, दोबारा इस देश को हम धर्म के नाम पे बंटने नहीं देंगे। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को ये कहने के लिए आया हूं कि आप 27 तारीख को पटना के गांधी मैदान में आइए और पटना के गांधी मैदान से बिहार की सरकार पे दबाव बना करके बिहार विधानसभा से हम ये रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर रेजोल्यूशन पास नहीं करेगा तो जैसे गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ सभी ने अवज्ञा किया था, हम भी इस विभाजनकारी एनपीआर एनआरसी और सीए के खिलाफ सभी ने अवज्ञा करेंगे। इस कानून को नहीं मानेंगे, लड़ेंगे और हर हाल में इस लड़ाई को जीतेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।